विद्या जी, भारतीय संगीत और नृत्य की अगर बात करें, कितना योगदान रहा है तवाइफों का इसको सहेज कर रखने में? सत्र में कुछ कहानियों का भी ज़िक्र है टाइटल हुँ, में, हुँ। तो एक कहानी आपको मैं जी, बताती हूँ। जी। एक बार दिल्ली के ही, जैसे आपने कमानी का ज़िक्र किया, एक और वेन्यू है जिसका नाम है आईआईसी। तो वहाँ पे अक्सर इस तरह के कार्यक्रम हुआ करते हैं। तो एक ऐसे कार्यक्रम मेरा ही हुआ था। उसके बाद एक बहुत बुज़ुर्ग, जो शक्ल से बहुत जानकार लग रहे थे, प्राण नेवल साहब, वो आए मेरे पास और उन्होंने मुझे, मतलब ये कुछ 15-18 साल या 20 साल पुरानी बात है, और 2 कैसेट पकड़ाए। कैसेट, उस ज़माने में ऑलरेडी सीडीज़ चल रही थी, लेकिन इन्होंने मुझे कैसेट्स दी, और कैसेट पे छोटा-छोटा कुछ लिखा हुआ था, स्लीव पे उन्होंने अपने हाथ से लिखा था। तो कहने लगे, असली गाना ये होता है। बस इतना बोल के वो चले गए। अच्छा, मेरे दिमाग में था, भई असली गाना क्या होता है? हम भी तो गा के ही हटे हैं, अभी तो असली कैसा हुआ ये? तो काफ़ी समय तक मैंने देखा भी नहीं कि वो कैसेट में क्या लिखा हुआ है, लेकिन वो पड़ी हुई थी वहाँ पे और दिल में कहीं चुभ रही थी ये बात कि असली गाना असली गाना क्या चल रहा है। तो मैंने निकाला कैसेट और उसमें देखा, तो उसमें कई सारे नाम थे और नामों के साथ बंदिशें लिखी हुई थी। जैसे उदाहरण के तौर पे ज़ोहराबाई आगरेवाली के साथ लिखा हुआ था, अरज सुनो दस्तगीर पीर, राग पूरिया। तो इस तरह कुछ 15-20 बंदिशों के नाम और उनके साथ इनके नाम भी लिखे हुए थे। तो मेरे दिमाग में आया, ये तो सब चीज़ें मैंने सीखी हुई हैं क्लास में, पर ये नाम मैं नहीं जानती, कौन है भई ये? कीटी जान, ज़ोहराबाई आगरेवाली, उसमें गौहर जान का भी नाम था। तो एक तरह से मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि बंदिशें तो ये सब गुरु शिष्य परंपरा वाली हैं, लेकिन ये कौन है जो गा के चली गई हैं? अच्छा, जब पहले रिकॉर्ड्स बनती थी जिसको 78 आरपीएम्स कहा जाता था, तो बड़ा, मतलब सुनने में कष्ट होता है उसको, क्योंकि आजकल हम सब बहुत, साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये जब बनी थी तो इसको वैक्स हॉर्न में रिकॉर्ड किया जाता था पहले। यानी कि जो हॉर्न होता है, ये है ना, ये जो ग्रामोफोन रखा हुआ है, इसका एक वैक्स हॉर्न होता था, उसमें वो सर दे के गाना गाती थी, और वो गाना जो है वो वैक्स की जो परत होती थी उसमें एम्बेड होती थी, यानी कि जमती थी, और कहीं और जाके रिकॉर्ड छपता था। तो ये जो सिलसिला 1902 में शुरू हुआ गौहर जान के साथ, ये चला कुछ साल तक। कहीं हैनोवर जर्मनी में छप रही हैं रिकॉर्ड्स, और वहाँ से ये संगीत बन के आ रहा है, आप ये सोचिए, जिसमें यही बंदिशें हैं जिसको हम घरानेदार गायकी भी कहते हैं, है ना? तो मेरे दिल में ये बात उठी कि हम जब गौहर जान कहते हैं या कीटी जान कहते हैं या उम्दा जान कहते हैं, कोई भी इन बाइयों के नाम जब हम लेते हैं, इनके साथ आम तौर पे एक आम धारणा होती है कि ये वो वाली औरतें हैं। लेकिन जब आप इनका गाना सुने, जब आप इनकी समझ को समझने की कोशिश करें, तब आप ये देखेंगे कि उनकी भी उतनी ज़बरदस्त तालीम रही होगी, उनका भी रियाज़ उतना ही रहा होगा, इसीलिए वो इतना अच्छा गा सकती थी, और वो करती थी जो कई सारे उस्ताद नहीं कर पाए। जो 3 मिनट में इन्होंने गा के निभा दिया, जो हम जो ख़याल गायकी कहते हैं, उसमें 1 घंटा तो ऐसे ही निकल जाता है। तो उसी राग को 3 मिनट में समेट के पेश करना, और उसमें कुछ आलाप भी है, बंदिश भी है, तानकारी भी है, ये कर दिखाना, और वो काम जो कई उस्तादों को लगता था कि ये हमारे लिए ये कमतर है, कम पड़ता है, क्योंकि हम एक घराने को लेके चल रहे हैं और उसकी चीज़ें हम लोग बेच नहीं सकते रिकॉर्ड में। तो कई सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो कि इनके योगदान को एडिक्वेटली समझ नहीं सकते हम, और इनके, जैसे ये कह रही थी कि इतिहास में इसका ज़िक्र क्यों नहीं होता है, हम क्यों नहीं ये मान के चलते हैं कि इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये जो एक बहुत बड़ी शास्त्रीय संगीत की या हिंदुस्तानी संगीत की दुनिया है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम इस बात को एक्नॉलेज करने को इसलिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जैसे यतीन्द्र जी ने पहले ही भूमिका बनाई कि वो मोरालिटी का ठप्पा लेके चल रही हैं। बिल्कुल।